गुड इवनिंग क्लास। मैं चंदन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मास्टर सीरीज का क्लास चल रहा है और उस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को। हमने इससे पहले दो क्लास कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा क्लास होगा। और हम लोगों ने जैसे देखा कि आज तक लगभग 2800 से ज़्यादा स्थलों की खुदाई हो चुकी है। तो वो कहाँ है, कौन कौन से हैं, वो सब नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। उसको खोजा किसके द्वारा गया है और कहाँ पे है, उनको हम थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक साइड लिखेंगे प्रमुख स्थल, नदी और प्रांत, और एक साइड लिखेंगे खोजकर्ता। ऐसे पेपर को डिवाइड कर लेंगे चार पार्ट में। हम लोग देखेंगे पहला जो स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा गया स्थल भी था, हम लोगों ने क्लास में देख चुका है। उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं और एक चार्ट के द्वारा जल्दी से हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। इससे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रो, कालीबंगा, कोटदी, सुरकुंडा, रंगपुर, ये सब, धौलावीरा, इन सबको हमने देख चुका है। यहाँ से क्या क्या मिला है ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। तो जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कि पता है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पे सभ्यता मिला है और ये है कहाँ, पंजाब में। ये पाकिस्तान के पंजाब में है। पंजाब हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ये पाकिस्तान वाले पंजाब के मटगोवरी जिला में है। कहाँ पे, मटकोबरी जिला में, पाकिस्तान में है। और इसका खोज जो किया है वो किया है दयाराम सहनी ने। इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम सहनी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर का जो स्थल है, प्रमुख स्थल, ये है मोहनजोदड़ो। यहाँ से बहुत कुछ मिला है, कांसे की नर्तकी भी मिली है। तो ये सब हम लोग आगे देख चुके हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। यहीं से हमको और भी सामान देखने को मिलते हैं। ये सब हमने पीछे क्लास में देख चुके हैं। जैसे हो गया पुरोहित का आवास मिलता है, यहाँ से तो सूती कपड़ा मिलता है यहाँ से। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है, वो है सिंधु नदी के किनारे पे है और पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में है, जिसका खोज किया है राखल दास बनर्जी ने किया है। अगला जो इसी में अगला क्रम का जो शहर है वो है चनोद्रो। चनोद्रो जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है, जिसका खोज किया है गोपाल मजुमदार जी ने। जिनका खोज कौन किया है, गोपाल मजुमदार जी ने। ये याद रखने का है, आप लोगों को याद बहुत रहना जरूरी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे पूछ देगा कालीबंगा की खुदाई किसने करा था। तो अगर बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा है कहाँ, तो घग्गर नदी के किनारे पे है। घग्गर नदी कहाँ है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पे है, जिसका खोज करा था बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष। तीन आदमी हैं इनके खोज करने में, तीनों के सहयोग से हुआ था। तो इनका खोज एक बार नाम सुनेंगे, बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष जी ने। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा जो है वो है कोटदीज। कोटदीज जो है ये भी सिंधु प्रांत, सिंधु नदी के किनारे पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी है। ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे पे। इनका खोज जो है फजल अहमद खान ने करा है। जो ये जो हमारा कोटदीज है, कोटदीजी जो है वो जगह का खोज किसने करा, फजल अहमद खान ने करा है। चलिए अगला जो शहर है उसमें है सुतकांगेडोर। जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में देख चुका है। सुतकांगेडोर जो है ये कहाँ है, तो सबसे पश्चिम भाग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो फैला है तो सबसे पश्चिम में कहाँ तक फैला है, तो वो कहाँ फैला है, तो कहेंगे सुतकांगेडोर तक फैला है। हम लोगों ने चार्ट के द्वारा पहले क्लास में ही देख चुके हैं। चलिए ये हमारा रिवीजन है। तो चलिए सुतकांगेडोर की बात करें तो ये दशक नदी के किनारे पे है। दशक नदी इसको बोलेंगे। ये है कहाँ, तो कहेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान के कहाँ है, बलूचिस्तान प्रांत में है। और इसका खोज जो करा था वो करा था ऑरेल आइंस्टीन। चलिए आगे देखते हैं। सातवां जो शहर है प्रमुख वो है रंगपुर। रंगपुर जो है वो मादर या भादर नदी, इसको दोनों बोलते हैं, मादर भी बोलते हैं, भादर भी बोलते हैं। तो मादर या भादर नदी के किनारे पे ये बसा हुआ शहर था, जो कहाँ था, गुजरात में था, जिसको खोजा गया था आर राव के द्वारा, यानी रंगनाथ राव के द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए ये जो आठवां शहर इसमें है, ये जो था धौलावीरा। धौलावीरा से हम लोगों ने देख चुका है। यहाँ से स्टेडियम मिला है, साइन बोर्ड मिला है, हम लोग यहाँ से देख चुके हैं क्या सब मिला है। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो है वो लूनी नदी के किनारे पे धौलावीरा शहर बसा हुआ था और ये है कहाँ, तो कहेंगे गुजरात में है। गुजरात में। उसका खोज किसने किया है, आर.एस. विष्ट, जेपी जोशी ने, यानी इसको कहेंगे रविंद्र सिंह विष्ट था और जयप्रकाश जोशी जी इनका पूरा नाम है। जेपी जोशी हम लोग लिख चुके हैं इसे। चलिए अगर नौवां की बात करें तो नौवां है रोपर। रोपर से हम लोग देख चुके हैं, कुत्ते के साथ इंसान को दफनाने का प्रमाण मिलता है। आप लोग पीछे वाला वीडियो जाकर के जरूर देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रोपर सतलज नदी के किनारे पे बसा हुआ पंजाब में ये शहर था और जिसका खोज करा था यज्ञदत्त शर्मा ने। चलिए अगला देखते हैं। ये जो 10वां नंबर का जो शहर है वो था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की अगर बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे पे बसा हुआ हरियाणा में शहर है। भारत में आज तक का सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया है वो यही है, राखीगढ़ी। सबसे बड़ा भारत में खोजा गया है। अगर बात करें सबसे पहले, राखीगढ़ी से पहले सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो ये था मोहनजोदड़ो था। ये सबसे बड़ा स्थल था उस टाइम का। तो अभी की अगर बात करें तो भारत में अभी खोजा गया शहर कौन सा है, राखीगढ़ी है। चलिए राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में है और ये है कहाँ, तो कहेंगे घग्गर नदी के किनारे पे हैं। और जिसका खोज जो करा था वो सूरजभान जी के द्वारा किया गया था। सूरजभान ने इनका खोज करा था। लास्ट एंड कहेंगे 11वां नंबर जो है वो है आलमगीरपुर। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। जब बात कर रहे थे कहाँ तक फैला हुआ था, जैसे पश्चिम में ये अगर बात कर रहे थे सुल्तानगढ़ तक फैला था, तो आलमगीरपुर कहाँ तक था, पूरब में जो आखिरी छोर था वो था किसका, आलमगीरपुर का। ये हिंडन नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है। ये कहाँ है, यूपी में, मेरठ जिला है यूपी में, यहीं पे बसा हुआ शहर है मेरठ में। ठीक है, चलिए मेरठ में। इसका खोज किसने करा है, तो कहेंगे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसको कम से कम याद करेंगे।
इससे पहले जहां याद नहीं करने वाला है वहां हम बोल दिए हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझा देंगे। लेकिन जो याद करना ही पड़ेगा, इसमें नाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नाम तो याद ही करना पड़ेगा, कौन सा जगह किसने खोजा, कहाँ पे है, किस नदी के किनारे पे है, इतना तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग याद कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इनको जरा सा हम लोग पीछे देखा था और ये हमारा डिवीजन था, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो व्यापार कर रहे थे वो किस टाइप से कर रहे थे और कहाँ कहाँ से कर रहे थे। चलिए जी, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशियों के साथ व्यापार चल रहा था, जहाँ से हमको मोहरें मिली हैं, तो मोहर से पता चलता है कि व्यापार हो रही थी। मोहर बने किस चीज़ के होते थे, तो वो बने होते थे सेल खड़ी के होते थे। नोट करने वाली बात है, मोहर बने होते थे सेल खड़ी से। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जगह से व्यापार हो रहे थे और व्यापार से क्या क्या हम लोग मंगा रहे थे। तो अगर सबसे पहले बात करें तांबा की, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कांसे की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो मिला था मोहनजोदड़ो से। और कांसा बनता किस चीज़ से है, तो वो बनता है टीन और तांबा और टीन को मिला करके कांसा बन जाता है। तो वही हम लोग देखते हैं कि तांबा की बात करें यानी कॉपर की बात करें तो वो कहाँ से लाया जाता था, तो कॉपर खेतरी से मंगाया जाता था और बलूचिस्तान से। ये पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत है। तो तांबा जो मंगाते थे वो खेतरी और बलूचिस्तान दो जगहों से तांबा मंगवाते थे सिंधु घाटी के लोग। अगर चांदी की बात करें तो चांदी कहाँ कहाँ से मंगवाते थे, तो चांदी मंगवाते थे अफगानिस्तान से और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार चल रहा था उनका, और ये था किस चीज मंगा, कौन सा चीज मंगा रहे थे, वो मंगा रहे थे अफगानिस्तान से चांदी और मंगा रहे थे ईरान से भी चांदी ही मंगा रहे थे। अगर बात कर रहे हैं टीन की, तो टीन कहाँ से मंगा रहे थे, तो टीन अफगानिस्तान से मंगवाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सोना की अगर बात करें तो सोना का इम्पोर्ट जो है वो 3 जगहों से किया जाता था, अफगानिस्तान से, ईरान से और कर्नाटक से। आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा KGF, यानी एक मूवी है KGF, उसी का नाम है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। ये कहाँ है, कर्नाटक में है। तो यही कर्नाटक के गोल्ड फील्ड से क्या मंगाया जाता था, सोना मंगाया जाता था। अगर बात करें गोमेद की, तो गोमेद मंगाया जाता था महाराष्ट्र से। लाजवर्त की बात करें तो लाजवर्त मंगाया जाता था मेसोपोटामिया से। हम लोगों ने देख चुका है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे थे किस चीज में, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही मेसोपोटामिया का सभ्यता भी एग्जिस्ट कर रहा था। इसके साथ साथ हम लोग और देख रहे थे मिस्र की सभ्यता भी एग्जिस्ट कर रहे थे, जो नील नदी के किनारे पे था। ये सभ्यता के, ये जो सभ्यता है वो किस क्षेत्र में था, फारस की जो खाड़ी है उसके क्षेत्र में आसपास में ये सभ्यता फल फूल रही थी। अगर बात करें सीसा की, तो सीसा कहाँ से आ रहा था, तो कहेंगे ईरान से। सीसा आ रहा था ईरान से। अगर और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की समाज पर, तो समाज इसका कैसा था, तो जैसा हम लोगों ने देख चुका है कि खान पान में भी ये लोग यानी कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी है, दोनों टाइप के सेवन कर रहे हैं। अगर बात करें भगवान में विश्वास रखने की, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पशु पक्षी जानवर यानी पेड़ पौधे सूरज चांद यानी प्रकृति के हर चीज़ को वो लोग पूजते थे, मानते थे। इसका प्रमाण हमको ये लोग सब एक एक चीज़ को ये वैल्यू देते थे। इसका प्रमाण हमको मिलता है कहाँ से, हड़प्पा से मिलता है। यानी एक मातृ देवी है, यानी कि एक महिला है जिसके गर्भ से पौधे निकल रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने देख चुका है। हड़प्पा से ही नोट करने वाली बात है कि वहाँ पे एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे, स्वास्तिक ऐसा होता है, स्वास्तिक। तो ये कुछ स्वास्तिक वाला चिन्ह भी हमको देखने को मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से ही देखने को मिला है। अगर बात करें मनोरंजन में, तो ये लोग क्या करते थे, मनोरंजन में पासा खेलते थे, घुड़सवारी करते, घुड़दौड़ करते थे, जानवरों की रेस करवाते थे। जो स्टेडियम मिला है, स्टेडियम जो देखे थे धौलावीरा में है, तो वहीं ऐसे लोग करवाते थे। अगर बात करें चौसर की, तो चौसर ये लोग लोथल में खेलते थे। यानी शतरंज के जो शतरंज जो है वो लोथल से हमको शतरंज का प्रमाण मिलता है, और पासा का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो और हम लोग देख रहे हैं ये मनोरंजन के लिए था। अगर बात करें पेय पदार्थ के रूप में ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग सोम रस का पान करते थे। अगर बात करें ये लोग मिठास के लिए क्या करते थे, तो शहद यूज करते थे। देखेंगे ये सब आप लोग, यानी ये क्या है, इसके सामाजिक जीवन की हम लोग बात करें, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करें, तो ये जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन हम लोग देख चुके हैं कहाँ से मिला था, तो हम लोग देख चुके हैं लोथल से हमको मृत भांड भी मिल चुका है। ये मृत भांड जो है वो क्या है, लाल एवं काला, लाल एवं काला कलर में मृत भांड है, जिसपे ज्योमेट्रिकल शेप का कुछ बना हुआ है, या किसी पे कौवे का फोटो बना हुआ है और लोमड़ी का चित्र बना हुआ है। साथ ही साथ एक और भूरा कलर का भी हमको प्रमाण मिलता है। ये मिलता है हमको कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमको ऐसा कलर का मृत भांड मिलता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि मृत भांड का प्रमाण भी हमको यहाँ से मिलता है, यानी कि मिट्टी का बर्तन सामाजिक काल में क्या था, सामान रखने के लिए यूज होना शुरू हो गया था। इसका प्रमाण भी हमको मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें हाथी दांत की, मन के बनाने की आभूषण, यानी कि ये सब हमको मिलता है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। यानी गहने का यूज इन लोग दोनों कर रहे थे। श्रृंगार में लिपस्टिक यूज कर रहे थे। अब ये नहीं कह सकते कि महिला ही कर रहे थे, दोनों कर रहे होंगे, महिला पुरुष दोनों कर रहे होंगे, ऐसा हम लोग ये पीछे देख चुके हैं। अगर बात करें माप तौल के लिए, तराजू हमको मिला है। तो तराजू में वो लोग क्या करते थे, 1:16 के अनुपात में क्या करते थे, बंटवारा करते थे। यानी कि 1:16 के अनुपात में क्या करते थे, बांटते थे सामान को। यानी जैसे अभी 1 किलो 2 किलो ऐसे होता है, पहले होता है जैसे 1 हो गया 1, 16, 32, 64 ऐसे करके
बनाया जाता था, बंटवारे का ये लोग का बाँट था। तो हम लोग ये बाँट में कैसा यूज़ होता था, 1:16 के अनुपात में ये लोग बाँटते थे। 16 आने जिसको हम लोग अभी कॉमन भाषा में कभी-कभी यूज़ करते हैं, 16 आने, तो इस टाइप से आने में बाँटते थे। चलिए, तो ये था कुछ इस प्रकार का सामाजिक जीवन इन लोगों का। अगर बात करें इन लोगों में अनजान किस-किस चीज़ से थे, तो हम लोग देख चुके थे। फसलों में अगर बात करें तो रागी यानी मरुआ को ये लोग नहीं जानते थे, मरुआ नहीं उगाते थे। अगर बात करें धातुओं में, यहाँ तांबा, चांदी, टीन, सीसा हम लोग देख चुके हैं ये सब। तो धातु में अगर बात करें तो कौन से धातु से ये लोग अनजान थे, तो कहेंगे लोहा। लोहा लोहा को ये लोग नहीं जानते थे, लोहा से परिचित नहीं थे। ये लोहा हम लोग को वैदिक काल में देखने को मिलेगा, लगभग 1000 बीसी के आसपास में, 1000 आसपास में हमको यहाँ पे लोहा देखने को मिलेगा। अभी ये लोग लोहा से परिचित नहीं हैं, यहाँ से एक भी लोहे का औजार हमको देखने को नहीं मिलता है। तांबा का देखने को मिलता है, कांसा को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लोग क्या था, इसका सामाजिक जीवन इन लोग का इस तरफ से था। अगर अब बात करें इसके डिक्लाइन की, तो ये लोग डिक्लाइन कैसे हुए थे, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है डिक्लाइन के लिए। तो चलिए डिक्लाइन पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कि पतन के क्या क्या कारण थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन हुए हैं उसके क्या क्या कारण थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, जिनमें कुछ विद्वान का नाम है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हैं गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। जो व्हीलर साहब है और गार्डन चाइल्ड साहब है, इन्होंने क्या कहा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो पतन हुए हैं उसके कारण है वाही जो बाहर से या आर्यों का जो आक्रमण हुआ है उसके आधार पे ये लोग कहा है कि इसका डिक्लाइन हो गया था। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले हैं वो चारों तरफ से क्या था, बाउंड्री वॉल से क्या था, घिरा हुआ था। तो घिरा हुआ रहेगा किसी वॉल से, दीवार से, इसका मतलब है कि वो सुरक्षा के लिए घेर रहा है, यानी उसे किसी न किसी से डर है। और हम लोग मोहनजोदड़ो में देखे हैं कि लाशों का ढेर लगा हुआ है, तो हम लोग इस आधार पर शायद कहे होंगे कि हो सकता है कि बाहर से कोई आक्रमण किया हो और उस आधार पर इन सभ्यता का विनाश हो गया हो। आगे देखते हैं जब, तो जॉन मार्शल साहब है, RS राव है, रविंद्र सिंह राव जिसको बोलेंगे हम लोग, और यह है अर्नेस्ट मैके। ये जो है इन सब का मानना है कि इसका एक कारण बाढ़ हुआ हो सकता है, कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था, यानी कि हम लोग देखते हैं कि ये बंगाल इधर अरब सागर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सुनामी आया होगा, भूकंप आया होगा और उस समुद्र के पानी से पूरा सभ्यता का क्या होगा, विनाश हो गया होगा। हालांकि ये जो दलील है, ये जो कहा गया है कि बाढ़ इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, इस पे बहुत सारे जो इतिहासकार है, बहुत सारे जो विद्वान है वो सहमत हो गए हैं और हो गए थे। अगर बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं, तो ऑरेल स्टैन एवं अमलानंद घोष की अगर बात करते हैं तो इनका मानना है कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, जिसके आधार पर हम लोग क्या है कि यहाँ से क्या हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पर यहाँ पे क्या हुआ है, तो विनाश हो गया है। हालांकि अगर इतिहासकार देख रहे हैं तो आइस एज की अगर बात करें तो जहाँ पे हम लोग स्टोन एज में बात कर रहे थे, तो उस एरिया में हमको पटने, यानी महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है पटने, पटने से हमको शुतुरमुर्ग का अंडा का छिलका का प्रमाण हमको वहाँ से मिलता है। तो अगर बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की, तो शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है, शुतुरमुर्ग उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ पे रेगिस्तान होता है, यानी बालू होता है सबसे ज़्यादा। और अगर पटने की बात करें तो पटने में रेगिस्तान नहीं है, यानी महाराष्ट्र में बालू, वहाँ पे रेगिस्तान वाला एरिया नहीं है, लेकिन एक टाइम में वहाँ पे ये मिला है। इसका मतलब है कि कभी ना कभी वहाँ पे रेगिस्तान भी रहा होगा। तो धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है, जैसे हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठा है, तो उस आधार पर क्लाइमेट भी चेंज हुआ है। तो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से, मौसम के परिवर्तन से, टेक्टोनिक प्लेट जो मूव करते हैं उससे भौतिक आधार पर परिवर्तन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि उस आधार पर लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से इन सभ्यता का डिक्लाइन हो गया होगा, सूखा ज़्यादा पड़ गया होगा, बाढ़ आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। आगे बात करें तो MR साहनी की अगर बात करें तो इनका मानना है कि यहाँ पे क्या था, तो भूतापिक परिवर्तन हुआ है, और अगर या इसी को बोलेंगे तो जलवलापन हुआ है। तो कहेंगे इस आधार पे इसका डिक्लाइन हुआ है। अगर बात करें अगले विद्वान की, तो ये था KUR कैनेडी। तो कैनेडी साहब की अगर बात करें तो इनका मानना है कि प्राकृतिक आपदा हो सकता है या प्रशासनिक शिथिलन हो सकता है, शिथिलता हो सकता है। प्राकृतिक आपदा इनके आधार पर था, जैसे हो गया मलेरिया हो गया, महामारी हो गया, तो ये सब के आधार पे क्या हो सकता है कि बड़े ही जैसे प्लेग आता था पहले, तो गांव के गांव मर जाते थे लोग, यानी पूरा सैकड़ों में, हजारों में लोग मर जाते थे। उस टाइप से कह रहे हैं कि महामारी आए होंगे जिसमें इन सभ्यता का डिक्लाइन हो गया होगा, विनाश हो गया होगा। अगर बात करें प्रशासनिक शिथिलता की, तो यहाँ पे प्रशासन जो था, उच्च वर्ग के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था था। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि शहर की जो बसावट है उसमें हमको बीच में एक वॉल टाइप से लगा हुआ है, बेरा बार लगा हुआ है, जहाँ पश्चिम के साइड में ऊपर है और पूर्व का साइड निचले तबके के लोग के लिए बसा हुआ है। वहाँ पे हम लोग को एलिट क्लास के जो लोग हैं वो पश्चिम के साइड में ऊंचे उठे हुए स्थान पर रहते थे। लेकिन उस स्थान पर रहने वाले लोग का प्रमाण अगर मिला है तो उससे पता चलता है कि वो लोग पुरोहित थे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। लेकिन अगर बात करें पुरोहित, यानी पावर किसके पास था फिलहाल, पुरोहित के पास, लेकिन व्यापार में पुरोहित नहीं थे। व्यापार हमको कहाँ से मिलता है, तो निचले स्थान जो है वहाँ से हमको व्यापार का प्रमाण मिलता है, वहाँ से हम लोग को फैक्ट्री मिलता है, कर्मचारी का आवास मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि व्यापार जो कर रहे हैं वो पुरोहित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पैसा किसके पास है, पुरोहित के पास नहीं है, व्यापारियों के पास पैसा है जो निम्न वर्ग में आते हैं, और पैसा निम्न वर्ग के पास, लेकिन पावर उच्च वर्ग के पास, ऐसा नहीं हो सकता है।
पैसा जिसके पास है, पावर भी उसके पास आएगा, और जब ऐसा नहीं आएगा तो इसके चाह में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे पूंजीपति लोग। तो उस टाइम के जो व्यापारी वर्ग थे वो प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, क्योंकि पैसा है व्यापारी वर्ग के पास, पावर है पुरोहित लोगों के पास। तो ऐसे में क्या होगा, अपने हाथ में पावर को भी ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, और उस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, प्रशासनिक शिथिलता देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि केनेडी साहब ने बहुत ही सोच समझ के माना है कि ये सब क्या है, कारण है जो हो सकता है इसका डिक्लाइन हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया था, बाढ़ को। अगर बात करें, नोट वाली बात है कि हाल फिलहाल में अभी आईआईटी खड़गपुर को एक कुछ यहाँ से ऐसा एविडेंस मिला है जिससे पता चलता है कि इसका जो कारण है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण है वो जलवायु का परिवर्तन हुआ है। ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना है किसने, आईआईटी खड़गपुर ने, क्योंकि इसको कुछ वहां से एविडेंस ऐसा मिला है। तो चलिए, ये हुआ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास खत्म। आगे की क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे, यानी कल करेंगे, और वो होगा हमारा वैदिक काल, यानी ऐतिहासिक काल यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। वैदिक काल को हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पीछे हम लोगों ने देख चुके हैं, हड़प्पा काल को पूरा देख, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म कर लिए हैं हम लोग, पाषाण काल को पूरा देख चुके हैं। तो आप लोग देखेंगे, इससे पीछे का क्लास देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो, और आगे का क्लास यहाँ से होगा वैदिक काल से। तो चलिए, यही आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल। आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।